कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं आपके 12th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस बुक का आज चौथा लेसन यानी 4th लेसन है और 4th लेसन का ही पार्ट 2 है। अब बुक बात करें स्वतंत्र भारत की राजनीति, ठीक है ना। बुक का जो नाम है वो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू आपको पता होगा, स्वतंत्र भारत की राजनीति। ओके, तो ये अपनी जो बुक है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये अपडेट है क्योंकि इस बार जो सिलेबस में कुछ अपडेट हुआ है, कुछ टॉपिक हटे हैं, जो कौन सा नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अपना जो 4th लेसन है, कौन सा लेसन है 4th, ठीक है ना। तो 4th लेसन का पार्ट 2 है भारत के विदेश संबंध और विदेश संबंध को यहाँ पर हम जानने वाले हैं। इसके अंदर काफ़ी कुछ तो हमने पहले ही देख लिया है, काफ़ी कुछ तो हमने पहले जान लिया है। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे भारत की चीन के साथ संबंध और संघर्ष के बारे में। इसके बाद देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध एंड देन फिर आप बात करेंगे अपने नेक्स्ट भारत की परमाणु नीति के बारे में। यस, तो आज इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले और एग्जाम में आपके आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके अब तक के जो ये क्लास रिकॉर्डेड है उसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी और कॉलेज की क्लासेज भी एंड मोस्ट अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो बात करें चीन, देखिए चीन जब आज़ाद हुआ था वहाँ पर एक अपनी खुद की जो पार्टी बनी थी, क्योंकि अगर आपको पता हो चीन की इस विश्व स्तर यानी चीन पहले स्वतंत्र नहीं था, यानी किसी न किसी तरह से कहें कि वो एक किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत था। लेकिन जब चीन में क्रांति हुई, चीनी क्रांति, क्या कहेंगे, चीनी क्रांति, ठीक है ना। जब चीन में क्रांति हुई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चीनी क्रांति, तो इस क्रांति के बाद चीन एक स्वतंत्र सरकार के रूप में अस्तित्व में आया। तो अगर आप ध्यान रखें तो चीन में जब स्वतंत्र क्रांति हुई यानी इनको आज़ादी को लेकर उन्होंने संघर्ष किया था, तब वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। किसने बनाई, कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन के स्वतंत्र होने का एहसास दिलाती थी और इस पार्टी ने जब अपनी शुरुआत की तो इस पार्टी को, इस सरकार को मान्यता देने में भारत पहला नंबर था। यानी भारत ने इसको चीनी एज स्वतंत्र सरकार और स्वतंत्र राजनीति के तौर पर इस दल को और इस देश को मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत ने इसी विश्व के विभिन्न समुदाय के मध्य प्राथमिकता के तौर पर भारत ने इसका सपोर्ट किया। ऑब्वियसली यूएनओ यानी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो अपना है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंदर इसकी दावेदारी को भारत ने सपोर्ट किया। तो भारत ने काफ़ी अच्छे से चीन की शुरुआती तौर पर इनके साथ मिलकर काम किया और नेहरू जी के समय तो इनके संबंध बहुत ही अच्छे थे, कहा जाता था हिंद सिंध भाई भाई, हिंद सिंध भाई भाई। लेकिन क्या होता है ना कि अगर दोनों एक जैसे होते तो बात सही होती है, लेकिन एक होता है महत्वाकांक्षी और एक होता है समाज सेवी या समाजवादी, तो फिर दोनों के कहाँ मकसद मिलते हैं। तो चीन वैसा ही है, चीन की नीति है साम्राज्यवादी और इस वजह से कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों के रिश्ते तार तार हो चुके थे। तो यही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करें चीन के साथ मैत्री संबंध है, नेहरू जी की ओर से काफ़ी अच्छे रहे थे और इसी तरह से नेहरू जी एवं चीन के जो प्रमुख थे चाओ एन लाई, इनके मध्य पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता, और पंचशील समझौते में पंचशील के 5 सिद्धांत तय किए गए थे और ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 कि भाई दोनों देश आपस में शांतिपूर्वक रहेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, आपस में समझौता करेंगे। इस प्रकार के 5 बातों को लेकर इन दोनों के मध्य समझौते हुए थे और एक अच्छी बॉन्डिंग की तरह दोनों साथ में रहे थे। लेकिन आपको पता होगा कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया, चीनी आक्रमण हुआ था और इसकी घटना आपको पता होगी 1962 के, जिसको हमने एज मित्र माना था। पता नहीं था कि वो हमारे सामने एक अपना ही दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा। देखिए, इसकी बहुत सी रीजन थे जिसमें हम बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, फर्स्ट तो मैं आपको बताऊं तिब्बत समस्या जो 1950 से कहीं ना कहीं खटक हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो चीन है वो कहता था कि तिब्बत उसका अंग है और वो उस पर अपना हक जताता था।
तो अपने क्यों उसमें पड़ना था, अपनी ये दिक्कत नहीं, ये अपनी विवाली दिक्कत। लेकिन अपने क्या है कि जब कोई अपनी शरण में आता है तो उसको शरण देना भारत की पहले से महानता रही है। तो ये शरण देने के चक्कर में ही थोड़ा सा दुश्मनी का माहौल क्रिएशन हुआ था। देखिए चीन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चीन क्या तिब्बत के बारे में, क्योंकि इसी वजह से भारत और चीन के मध्य थोड़ा विवाद हुआ था। तो वो मैं देखिए फटाफट से समझा देता हूँ। चीन है, देखो तिब्बत क्या है, आपको ध्यान रखेंगे कि जैसे ही भारत की सीमा खत्म होती है तो भारत की सीमा खत्म होने के जस्ट ऊपर है वो तिब्बत है, और तिब्बत से जुड़ा हुआ ही चीन है। तो तिब्बत के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन चीन है वो उस पर अपना हक जताते आया है 1950 से। तो इसी तरह से 1954 की जब बात करें, भारत और चीन के मध्य जब पंचशील का समझौता हुआ था तो दोनों देश अपने स्तर पर शांतिपूर्ण समझौते के लिए कायम हुए थे। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो संबंध में अच्छा रहा था, क्योंकि 1956 के अंतर्गत देखा जाए तो चीन के जो प्रमुख थे चाओ एन लाई, वो भारत की यात्रा पर भी आए थे। तो अब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये तिब्बत की समस्या थी 1950 से हो रही थी, तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था। लेकिन समस्या तब बड़ी जब क्या हुआ कि 1958 में चीन ने क्या कर दिया, आधिपत्य, चीनी आधिपत्य, यानी चीन ने क्या कर दिया, तिब्बत पे अधिकार ही कर लिया। क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। अब देखिए अधिकार कर दिया तो अब दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि तिब्बत में चीनी लोग और तिब्बतों के मध्य झड़प हो गई। अब झड़प हुई तो हुआ ये कि इन दो के चक्कर में हम पिस गए। कैसे पिस गए, हुआ ये कि 1959 में तिब्बत के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, दलाई लामा। दो दलाई लामा हैं वो हो रहे उस तरह की हिंसक घटना, क्योंकि वो भी अहिंसा के पुजारी की तरह थे, महात्मा गांधी जस्ट लाइक। देन वो फिर क्या हुए कि जब चीनी आक्रमण हुआ, चीन ने वहाँ पे अधिकार कर लिया, तो दलाई लामा और उसके कुछ सहयोगी जो उनके फॉलोवर थे, अनुयायी, वो किस ओर आ गए, वो भारत में आ गए शरण के लिए। कहाँ आ गए, भारत में आ गए। अब देखिए भारत के शरण में जो आते तो आपने इसके उदाहरण तो देखे होंगे कि शरण में आए की रक्षा करनी होती है। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि ये जब आ तो गए, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने फिर चीन ने हमारे ऊपर ये लगा दिया कि आपने इनको, कहते ना वो, कि हमारे खिलाफ भड़काया है। ये आए हरियाणा के धर्मशाला जो है, हरियाणा का जो स्थान, वहाँ पर ये ठहरे थे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि चीन ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब किया और आपने हमारे दुश्मन यानी तिब्बत को, उनके लोगों को शरण दिए और उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। अब भाई हमें क्या पड़ा था किसी के फटे में टांगा डाला, लेकिन चीन एक महत्वाकांक्षी था और उसको तो ये बहाना चाहिए था कि कैसे न कैसे मैं इनके अधिकार कर लूँ। तो अब ये एक वजह बनी। एक तो ये वजह ये होगी कि चीनी आक्रमण मतलब क्यों हुआ, एक तो तिब्बत वाली समस्या। बात करें दूसरा क्या कारण हुआ, यानी दूसरी क्या वजह रही, जिसको मैं आपको अगर समझाऊँ अच्छे से ताकि आप समझ पाए। तो देखो ऐसा है कि दूसरी समस्या थी सीमा विवाद। क्योंकि आप सभी को पता होगा भारत और चीन के मध्य जो बाउंड्री लाइन है ना, वो है मैक-मोहन रेखा, ठीक है ना। तो अब चीन कहता है कि ये जब अंग्रेज थे और अंग्रेजों की हुकूमत थी तब हमारे बीच में ये रेखा थी, ठीक है ना, रेखा मतलब बाउंड्री लाइन थी, मैक-मोहन रेखा। लेकिन जब अंग्रेज चले गए हैं तो अब वह जो रेखा थी काल्पनिक, अब वो नहीं मानी जाएगी और अब नए सिरे से होना चाहिए और हम इसके आगे अपना अधिकार जताते। चीन ने कहा हम ये नहीं मानते, लेकिन भारत ने कहा कि उस समय भले ही वो थे लेकिन हमारा देश था और वही संधि और वही रेखा, वही मैक-मोहन रेखा रहेगी। लेकिन चीन ने क्या कर दिया, इस नियंत्रण रेखा को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकती। और इस तरह से चीन है वो भारत के भूभाग पर अपना आधिपत्य जताता है, वो भारत के भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाता है। और इसी इलाकों अगर मैं कहूँ तो चीन ने भारत के भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने हिस्से में ले लिया। मैं आपको ये नोट करवा देता हूँ, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इसको अपने अंडर में लेने की कोशिश की और ये इसने अधिकार भी किया अवैध रूप में। और इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इच्छा उन्होंने लिया उसको नाम दिया अक्षय चिन्ह। उसको क्या नाम से जाना जाता है, अक्षय
चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरी क्या है कि दूसरी जैसे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो काफ़ी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, जिसे हम कहते हैं या इसका मैं वह ये लिखवा भी देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, उस अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है, उसको ये कहता है कि ये हमारे अधिकार का है। जैसे उत्तर पूर्वी जो इलाका है जिसको हम कहते हैं नेपा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपा नगर। तो चीन ने इस प्रकार से हमारे इलाके, भारत के इलाके के वो अपना इलाका बताने की कोशिश करता है। तो इस वजह से दोनों के मध्य मतभेद होना शुरू हो गया। और इसके अलावा 1957 से 1959 के मध्य जब तिब्बत की समस्या हो गई थी तो चीन ने क्या कर दिया कि भारत के जो अक्षय चीन इलाके हैं जम्मू और लद्दाख वाले, इस पर अधिकार कर लिया। मतलब इस पर अपना हक जताने के लिए अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1959 की बात है, यानी 57-58 की बात है। तो धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे कन्फ्यूजन होने लगा। तो इस प्रकार से एकाएक क्या हुआ कि अक्टूबर महीने में, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं इसके आगे आपको समझा पाऊँ। और ये आप जो भी मैं बता रहा हूँ फटाफट से इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो अब फिर क्या हुआ कि अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर 1962, एकाएक क्या कर दिया चीन ने। हम तो पूरी तरह से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि चीन भी ऐसा करेगा। मित्र कभी ऐसा नहीं करता है, लेकिन जो नहीं होता है वो ऐसा करता है। तो चीन ने अचानक से हमला कर दिया था। हम तो तैयार भी नहीं थे, हमारे पास कोई संसाधन भी नहीं था, पूरी तैयारी थी, क्योंकि हम तो वैसे भी आज़ाद हुए थे, हमारे पास पूरी तरह सक्षम सेना भी नहीं थी। वो अचानक से हमारे मित्र के जाने वाले ने क्या कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया और चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर दिया। इसने अधिकार कर लिया। और किस पर ज़्यादा अधिकार कर लिया? जो अरुणाचल प्रदेश था वहाँ से अधिकार करता करता धीरे धीरे ये कहाँ तक आ गया? भारत के असम क्षेत्र तक उसने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार। यानी इस तरह से हम तो तैयार नहीं थे और इस वजह से ये जो चीनी सेना है वो भारत के मैदानी क्षेत्र तक आ गई। कहाँ तक आ गई? मैदानी क्षेत्र तक आ गई। और एकाएक चीन ने ही आगे से युद्ध विराम भी कर दिया। यानी चीन ने ही अपने आप को एक तरफा क्या कर दिया? युद्ध विराम कर दिया। इस प्रकार से चीनी सेना वापस लौट गई। लेकिन अब ये क्या हुआ? जब युद्ध होता है तो दोनों ओर से बराबरी का टक्कर का होता है और दोनों के समझौते से कोई युद्ध विराम वगैरह होता है। लेकिन चीनी सेना कहता है ना कि मन चले होते हैं या जिसकी कोई गाइडलाइन तय नहीं होती, बस वो उठपटांग करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इलीगल था, ये गलत था। तो जैसे अधिकार कर दिया, अरुणाचल प्रदेश से असम तक आ गया, यहाँ पर अधिकार कर दिया और मन भर गया, तो फिर वो वापस चलेगी, अर्धविराम युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ से ऐसा करने से भारत के साथ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो गई। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कहते हैं ना, पैड खराब होगी, क्योंकि भारत तैयार नहीं था। और इस प्रकार से इन्होंने जब भारत के साथ किया तो देश विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा। और उस समय हमें अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगनी पड़ी, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर सर झुकाए हुए थे। और उस समय सोवियत संघ था वो एक तरफा रहा, क्योंकि विदेश नीति कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर होती प्रतीत हुई। और उस समय हमारे जो रक्षा मंत्री थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. मेनन, उन्होंने मंत्रिमंडल पर छोड़ना पड़ा और कहीं मिलाकर सभी ने अपनी जिम्मेदारी ली। लेकिन इस दौरान नेहरू जी और उनकी सरकार को बहुत ज़्यादा इस समस्या का कहते हैं लॉस उठाना पड़ा। और इसके बाद भारत की राजनीति यानी विदेशी संबंधों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, क्योंकि अब तक जो होता आ रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन अब हुई थी। तो इस प्रकार से ये नीति अभी भी डाबाडोल, यानी चीन के साथ अभी भी संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अभी भी कभी कभार अगर देखा जाए तो चीन है वो भारत के इलाकों पर कब्जे की मांग करता रहता है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत और चीन के मध्य संबंध है वह अभी भी स्थायी नहीं है, अभी डाबाडोल वाली स्थिति है। क्योंकि चीन युद्ध के तुरंत बाद ही इसमें नए तरीके से भारत ने अपने आप को संभालना तो शुरू कर दिया। लेकिन चीन ने क्या कर दिया कि उसने अपने जो इलाके अवैध रूप में कब्जे किए थे वहाँ पर अपनी तरह से व्यवस्थित सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। एक नया सिस्टम उसने शुरू कर दिया लगाना और नई कोशिश कर दी। और इस तरह से हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए उस समय नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा और मणिपुर, त्रिपुरा है उसको व्यवस्थित करना पड़ा, क्योंकि अब हमें समझना था कि क्या पता हमारे जो मित्र थे वो इस प्रकार से बिगड़ जाए तो कौन किसका क्या है कोई पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से भारत की विदेश नीति में अब नए सिरे से परिवर्तन होने वाला था। अब बात करते हैं इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बारे में। तो ये तो आप समझ चुके होंगे। अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा ये जो क्लास है अपनी या जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए ये इम्पोर्टेंट क्लास है और
हो सकता है इसका एक और पार्ट बने, लेकिन मैं नहीं चाहता एक पार्ट और बनाऊं, मैं इसको जल्दी खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं भारत पाक संबंध। वैसे आपको पता होगा भारत पाक संबंध के शुरुआत से ही दुविधापूर्ण रहे हैं। इसका रीजन है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप ऑलवेज जानते हैं, क्योंकि ये एक वो वजह है जिसके समय, यानी एक ऐसी शेर मतलब एक ऐसी सेव जिसको लेकर दोनों अपने अपने लिए लड़ते हैं, लेकिन अगर हकीकत के रूप में देखा जाए तो ये पूरी तरह से भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इलीगल मांग है वो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। इसने अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए हर तरह से कहते हैं नापाक कोशिशें की है, लेकिन ये इस सफल उद्देश्य पर नहीं पहुंच पाए। तो देखो थोड़ा सा मैं शुरुआत से आपको बता दूं कि ये भारत पाक के मध्य जो समस्या है वह शुरू से शुरू हुई थी, यानी जब देश आज़ाद हुआ था 1947 से 1947 से शुरू हुआ, तभी से ये समस्या है वो शुरू हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी हेल्प लेनी पड़ी इस समस्या के समाधान को लेकर, लेकिन फिर भी इसके प्रयास है वो नहीं हुए। कहीं ना कहीं ये समस्या दोनों के मध्य रही थी। इसी को लेकर एक बार नेहरू जी और जनरल अयूब खान एक बार मीटिंग करी थी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो समस्या खड़ी हुई थी, इसको समाधान के लिए 1960 में अयूब खान और नेहरू जी एवं अयूब खान इनके मध्य समझौता हुआ और जो सिंधु नदी थी इसके पानी के लिए बंटवारे को ठीक किया गया। इसके बाद धीरे धीरे समस्याएं हैं वो कभी अग्रेसिव कभी नरम होती आ रही थी, लेकिन दोनों के मध्य शांत तो थी नहीं समझौते थे, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो रही थी। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अलग अलग गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़वा दे रहा था। तो इसी को लेकर एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या आ गई, वो हो गई युद्ध। क्या हुआ? भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध शुरू हो गया, 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध जिसने आपको अपनी हिस्ट्री में देखा होगा। तो एकाएक से क्या हुआ उस समय, अगर बात करें इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो उस समय की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, कच्छ के रण गुजरात पाकिस्तान ने हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। यानी हम तो आगे से कभी युद्ध किए ही नहीं है। हमारी भारत की मानसिकता आज भी क्या है, G20 में अगर बात करें कि हम पूरे विश्व के परिवार एक वसुधैव कुटुंबकम की छवि में डालना चाहते हैं, लेकिन ये पास का वातावरण ही ऐसा है जो एक शांतिपूर्ण समाज को बनाने नहीं देता है। तो इसी वजह से 1965 के अंदर की बात करें तो गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ का जो रण इलाका, रण क्षेत्र है, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? यानी सेना का हमला बोल दिया। और सेना का हमला बोलने से ये जो हमला है वो यहाँ पर बोल दिया। अब ये बात कर कब किया इसने? यहाँ पर जो बात किया गुजरात के कच्छ पर, ये इसने अप्रैल में किया। कब किया? अप्रैल में, ठीक है ना। और इसकी सोची समझी चाल थी कि हम बात करें, जैसे ये मतलब देखो यहाँ पर जैसे मैं भारत का नक्शा जैसे रफली बना देता हूँ, समझिएगा, रफली नक्शा है, ठीक है ना, कोई ऑफिशियली नहीं है। देखो हम सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए गुजरात है, तो यहाँ पर हमला किया और इसके बाद इसने कश्मीर पर भी हमला कर दिया कि ये लोग यहाँ बिजी हो जाएंगे तो हम कश्मीर को हथिया लेंगे। क्या कर देंगे? कश्मीर को हथिया लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया? कश्मीर पर भी हमला कर दिया। कश्मीर पर कब किया? अगस्त और सितंबर महीने। उनकी साल थी कि एक को हत्या कर दूसरा ले लेंगे, यानी एक अगर क्षेत्र अधिकार कर लिया तो हम उसे कहेंगे आपको अगर कश्मीर ये कच्छ का रण चाहिए तो हमें कश्मीर दे दीजिए। इस प्रकार से इन्होंने ये सोची समझी चाल के द्वारा लड़ाई लड़ी। लेकिन आपको पता है कि अब भारत समझदार हो चुका था। एक बार किसी ने दगा दे दिया तो भारत अब समझ गया था कि हमें अपनी ओर से पूरी तरह से तैयार रहना है। तो इस बार पाकिस्तान को धूल चटा दी भारत ने, यानी पाकिस्तान हार गया, बिल्कुल बेशक हार गया और उनकी बुरी तरह हार हुई। तो ये भारत की रणनीति जो आने वाले एक विश्व सरकार के रूप में भारत अपने आप को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो अपने इन दोनों ही अच्छे पड़ोसी होने के बावजूद भी ये युद्ध हुआ। और देखिए जीत तो गए, लेकिन एक होता है ना कि जो समय और पैसा जो अपने देश के लोगों के कल्याण में लगाना था वो भारत को युद्ध में लगाना पड़ा, क्योंकि मतलब मजबूरी हुआ करी थी। लेकिन अब देखा जाए तो ये संबंध अब स्थायी नहीं होने वाले थे। अभी एक बार लड़ाई होने के बाद क्या होता है कि जो प्रेम का था धागा जो थोड़ा बहुत टूटा था वो पूरा ही टूट चुका था। अब यहाँ पर विदेशी संबंधों में नई सिरे से वापस शुरुआत तो की जा रही थी, वापिस धीरे धीरे समझौता हो रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा हो गई थी। इसी बीच क्या हुआ, अगर आपको पता हो तो 1971 की बात करूं, 1971 आपको पता होगा। लेकिन इसके पहले इसके संबंधित एक महत्वपूर्ण नोट कर लीजिए कि जब भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ तो इसके लेकर दोनों के मध्य फिर एक वापस समझौता हुआ, यानी संधि हुई। तो ये आप नोट कर लीजिए, ताशकंद समझौता।
ताशकंद, ये समझिएगा ताशकंद समझौता। जो ताशकंद समझौता, इसकी डेट आप इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, 1965 में हुआ था, ठीक है ना। ये सोवियत संघ ने इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1966 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किसके मध्य हुआ था? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए नेहरू जी अपने लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? एक तरफ तो ये समझौते में अपने भारत की ओर से नेहरू जी थे, दूसरी ओर से अयूब खां थे। तो अगर पूछा जाए कि ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ, भारत पाक के मध्य हुआ, और किन्होंने किया और कब किया और किन वजह पर किया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भारत पाक संबंधों के मध्य एक नया मोड़ आया और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और उसके बारे में अभी आप जानते होंगे 1971 की घटना के बारे में, तो वो भी मैं आपको देखो यहाँ पर बता देता हूँ वो भी आप देख लीजिए। बांग्लादेश 1971, बांग्लादेश 1971। देखो ये घटना क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने वापस क्या मैप को बनाया था, वैसे रफली मैप है, लेकिन पूरी तरह आइडेंटिकली मैप नहीं है। तो अगर कोई सीमा रेखा के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पहले ही कहना चाहूँगा कि ये रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, रफली बना रहा हूँ, तो इसलिए किसी भी प्रकार का इसको ऑफिशियली मैप के रूप में ना माना जाए। ओके, ये ऐसे बनाए ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर देखा जाए, एक पाकिस्तान तो इधर था जिसको हम कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। एक 1971 से पहले यहाँ पर भी एक पाकिस्तान था जिसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता। अब हुआ ये कि ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, तो कुछ जो मुस्लिम जनजाति थी वो यहाँ पर रह रही थी, बाकी यहाँ पर। इस प्रकार से देश की आज़ादी होने के बाद दो तरह के पाकिस्तान बने थे, बट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरह से पाकिस्तानी हुकूमत ही थी। लेकिन हुआ ये कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। खंडित जनादेश का मतलब ये हुआ कि इस इलाके में जब वहाँ पर 1970 की बात करें, 1970-71, तो यहाँ पर जो सरकार चुनी वो जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी। मतलब हुआ कि देखो दोनों पाकिस्तान इलाके थे, तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि दोनों और एक ही पार्टी की सरकार बने। लेकिन 1970 के आसपास क्या हुआ कि इस दोनों अलग जनादेश खंडित हुआ। यहाँ पर कहना का मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार जीती, और यहाँ पर है वो देखा जाए तो एक अलग सरकार बनी। क्या बनी? अलग सरकार बनी। तो इसके बारे में देखा जाए तो अलग सरकार बनने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को सताने लगा कि क्या पता ये हमारा इलाका हमारे हाथ से चला जाए। तो इस प्रकार से पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर दी, अधिकार में लेना शुरू कर दिया, गलत तरीके से कर दिया। ये दोनों इसके ही थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि ये हमारा हाथ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा विद्रोह हो रहा था। विद्रोह ये हो रहा था, ये चाहते थे कि हम पूरी तरह से अलग स्वतंत्र देश की डिमांड करना चाहते। तो मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने, मुजीबुर रहमान ध्यान रखिएगा, अवामी लीग के प्रमुख थे मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान की पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता। तो इस प्रकार से अब तनातनी हो गई और इन्होंने कहा कि हम हमारे एक स्वतंत्र अस्तित्व की सरकार चाहते, तो हम पूरी तरह से अलग होना चाहते। अब हुआ ये कि यहाँ पे आधी जनसंख्या वो बंगाली भी थी, तो अब वो पूरी तरह से अलग होना चाहते थे और ये अपने आप को पाकिस्तान की इस हुकूमत से अलग रहने की कोशिश करना चाहते थे। तो अब ये पाकिस्तान को गंवारा नहीं था। पाकिस्तान को लगा कि हमारे हाथ से हमारा ही टुकड़ा है वो जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर तनातनी माहौल हो गया। मुजीबुर रहमान भी जाते रहे, यानी इनको और इनके सहयोगियों के साथ ही साथ 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कर दिया? मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर दिया। समझ में आ गया? क्योंकि ये यहाँ पर भड़का रहे थे विद्रोह, भड़का रहे थे। तो फिर पाकिस्तानी जो पूर्व पश्चिम पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर अधिकार करने की कोशिश की, इसको गिरफ्तार कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि इनके सहयोगी लोग थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने से समस्या हमारे दर पे आ गई। कहते ना हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमें फिर भी इस युद्ध में कूदना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समस्या ज़्यादा हो गई, हमारे किनारे पे थे, तो यहाँ पे लड़ाई वगैरह हर चीज़ अस्वस्थ होने लगी और हमें इस समस्या का सामना पड़ा। क्या? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती करना चाहा, तो यहाँ से प्रतिदिन लाखों लोग भारत की सीमा रेखा में आने लगे। आपको पता है, अचानक से 10 लोग घर पे आ जाए तो कितना अरेंजमेंट, सोने की, खाने पीने की समस्या को देखना पड़ता है। तो अचानक से भारत की सीमा में रोज़ लगभग लाख के आसपास लोग आने लगे और लगभग ये समस्या जब तक खत्म हुई तक भारत के अंदर 80 लाख लोग आए, वो आगे अवैध रूप में। तो भारत के लिए समस्या थी। तो भारत में मजबूरन भारत को इस युद्ध में उतरना पड़ा और उतरकर भारत ने जो यहाँ पर अपनी शान से जो लड़ाई करी है वो काबिल तारीफ थी। यानी पाकिस्तान को घुटनों पे लाके टिका दिया कि तुम लोग समझे क्या रखे, बार बार युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, तुम्हें पता नहीं हम भारत हैं और हमसे टक्कर लेने से पहले सोचना है कि
आप कहाँ तक हो, कितने कद तक हो। तो इस प्रकार से भारत ने वापस पुनः यहाँ पर युद्ध में हरा दिया, इनको पुनः हरा दिया और लगभग 90,000 के आसपास सैनिक है वो भारत के सैनिकों के सामने घुटने पर बैठ गए और आत्मसमर्पण कर लिया। और इस प्रकार से यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया, यहाँ से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दिया। और यहाँ पर 1972 में जब लड़ाई खत्म हो गई तो यहाँ पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से बांग्लादेश का जन्म हुआ और दोनों के मध्य फिर शांति समझौता कराने के लिए प्रयास किए गए पाकिस्तान। और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या है कि अमेरिका है वो पूरी पहले पाकिस्तान की ओर था, इसने यहाँ पर हथियार वगैरह अमेरिका ने थोड़ा कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है ऐसे सप्लाई किए थे। ये लिखा जाता है कि पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली अमेरिका से सहयोग लिया था, ये होता है। इस प्रकार से थोड़ा भारत के सामने लड़ाई के लिए तैयार भी हुआ था, लेकिन अंततः देखा जाए तो यहाँ पर भारत है वो पूरी तरह विजय हुआ। और पाकिस्तान है जिसने जब युद्ध छेड़ा था पूर्ण व्यापी, यानी ये जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो ये हुआ था 1971 दिसंबर में हुआ था। और जब हार गया तो इसके बाद समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ था, ये अयूब खां यहाँ पर, अब ये पुरानी बात हो गई, ठीक है ना। और फिर अधिकार कर लिया और यहाँ से एक देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना अपने एक तरफा हार मान ली। 90,000 सैनिकों, कितने सैनिक? 90,000 सैनिक पूरी तरह भारतीय सेना के सामने गिर गए। उन्होंने घुटने टेक दिए और भारतीय सेना ने फिर उनको बख्श दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद एक तरफा युद्ध विराम हो गया, भारत ने अपने आप को विजेता घोषित कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस प्रकार से 3 जुलाई 1972 की बात करूँ, 3 जुलाई 1972 को फिर इन दोनों के मध्य यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो भारत पाकिस्तान के मध्य वापस एक और समझौता हुआ जिसको हम कहते हैं, आपको ध्यान होगा, ये उस समय हमारी जो 1972 के आसपास जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी और इधर जुल्फी अली कार भुट्टो इनके मध्य समझौता हुआ। कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। और इस समझौते के अंतर्गत एक तरफा विराम था और ये समझौता है या ये संधि है, इसको हम कहते हैं शिमला समझौता। क्या कहते हैं? शिमला समझौता। याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से भारत के विदेशी संबंधों में तनातन तो रही थी। अभी ये होता है ना कि 1972 में पाकिस्तान को हरा दिया, तो पाकिस्तान एक बार वापस जोश में आ गया कि नहीं मैं तो वापस ये करूंगा वो करूंगा। पाकिस्तान कहने लगा मैं बात का ये इच्छा ले लूँगा वो कर दूंगा। यानी एक बार कहता ना कि पट्टी पर मरहम लगता है तो वापस हकीकत में आ जाता है। तो एक बार वापस भारत के साथ युद्ध कर दिया, अगर आपको पता हो तो। कब? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, आपको पता हो तो। कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल युद्ध। और कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान ने वापस भारत पर हमला कर दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध होता पाकिस्तान हमेशा मतलब कहते हैं ना हारेगा। वही डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी देखी जाती है, क्या सही क्या गलत है उसको देखा जाता है। फर्स्ट बार तो ये था कि हम तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार तो हम पूरी तरह तैयार हैं। और भारत ने कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। तो ये था भारत पाकिस्तान के मध्य। लेकिन अब धीरे धीरे वापस संबंध है वो पटरी पे आने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखो विश्व स्तर पर शांति समुदाय बनाना है तो हमें एक दूसरे देश को शांति सहयोगी के रूप में रहना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे दोनों के मध्य राजनीतिक संबंध है, वार्तालाप है, धीरे धीरे वापस एक पटरी पर आने की कोशिश की जा रही है। ये आप समझ चुके होंगे। अब लास्ट में बात करते हैं परमाणु नीति के बारे में, क्योंकि जस्ट देखा जाए तो इसके बाद धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के मध्य जैसे देखा जाए तो 1962 में रक्षा विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगातार पटरी पर आने लगी और भारत ने अपनी स्थिति में सुधारने का प्रयास किया था। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुआ था। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम के आने लायक है, तो ध्यान रखिएगा। परमाणु नीति के बारे में। कौन सी नीति? परमाणु नीति के बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने लायक, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत की परमाणु नीति, देखिए इसके बारे में सिंपल से सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि भारत ने अपनी पहली परमाणु परीक्षण किया था। फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, वो किया था 1974 में। सेकेंड परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था वो 1998 में किया था। ठीक है, तो ये दोनों इसलिए किए थे क्योंकि भारत चाहता था कि मैं इस परमाणु परीक्षण के द्वारा अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाकर मैं उस परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा के क्षेत्र में करूंगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ऊर्जा एवं
देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट दिख जाएगा कि भारत है वो परमाणु परीक्षण के द्वारा अपने आप को ऊर्जा का एक वैकल्पिक सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब समय बदलता है तो ज़रूरत होती है ऊर्जा की। तो परमाणु एक ऐसी आने वाली भविष्य थी कि अगर परमाणु शक्ति संपन्न होंगे तो हमें अपनी ऊर्जा की ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी। तो भारत ने अपने ऊर्जा की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ही परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन आने वाले समय में भारत ने अपने सैनिक जरूरत के लिए भी परमाणु परीक्षण किए, हथियार के लिए नहीं। भारत ने हमेशा ये कहा है कि मैं कभी भी आगे से परमाणु हमला नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, और अगर आगे से किसी ने ऐसा किया है तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, पूरा हिसाब लेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो परमाणु नीति में ये हुआ कि पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका है या इनके इसी तरह के जो प्रभावशाली देश है, उन्होंने क्या कर दिया, भारत से पहले अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बना लिया। फिर क्या कर दिया उन्होंने, फिर उन्होंने विश्व के सभी देशों के सामने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न हो जाने के बाद, यानी जो वर्तमान में भारत से पहले परमाणु शक्ति प्राप्त थी उसको कहा जाता परमाणु बिरादरी। परमाणु बिरादरी देश, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने आप को शक्ति संपन्न बना लिया। तब फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अब विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो भारत ने कहा ये तो बहुत गलत है भाई। क्यों? आप लोगों ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली, आप अपने लिए शक्ति संपन्न हो गए, अपनी जरूरत पूरी करें, हमें ऐसा क्यों रोक रहे? हम परमाणु संपन्न होना चाहते हैं और हमें अपनी जरूरतों के लिए परमाणु परीक्षण करना पड़ेगा, हम शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। लेकिन उस समय फिर क्या कर दिया, विश्व के दूसरे देशों के सामने जबरदन 1967 की बात करें, परमाणु अप्रसार संधि लागू कर दी। विश्व के उन देशों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया जो परमाणु संपत्ति संपन्न नहीं थे। यानी तो गलत हो गया ना कि कुछ लोगों ने तो पहले खा लिया, अब दूसरी जब खाने की बारी आई तो कि नहीं, नॉट अलाउड। तो ये गलत हुआ। भारत ने कहा कि विश्व के सामने जब ये परमाणु अप्रसार संधि जो शक्ति संपन्न बिरादरी लोगों ने दूसरे देशों के सामने थोपी, ये गलत है। ये परमाणु संधि क्या है? भेदभावपूर्ण है। क्या है? भेदभावपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने तो परमाणु शक्ति प्राप्त कर लिया, जैसे भारत जैसे देश है वो अपने आप को ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। तो भारत ने थोपी गई परमाणु अप्रसार संधि को मानने से इनकार कर दिया। परमाणु शक्ति कब थोपी गई थी? 1967 में। तो भारत ने कहा नहीं, हम इस परमाणु अप्रसार संधि को नहीं मानेंगे क्योंकि भेदभावपूर्ण नीति है। इसलिए भारत ने गुपचुप तरीके से अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की, 2 परमाणु परीक्षण किए थे। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो परमाणु अप्रसार संधि है वो एक्चुअल में देखो 67-68 में बनी थी। तो अगर लागू कब की गई ये अगर पूछा जाए तो याद रखना 68 में लागू की। कब की गई थी? 68 में। ठीक है ना। और इस प्रकार से भारत ने अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने के लिए तैयार किया। अब भारत की जो परमाणु नीति में क्या उद्देश्य है वो एक बार लिख लीजिए। भारत की परमाणु नीति के उद्देश्य, भारत की परमाणु नीति के उद्देश्य। तो भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के बाद ये कहा कि हम विश्व के सामने अपने आप को ऊर्जा की जरूरतों को पूरा रखने के लिए करें। तो हम क्या करें, हम अपने आप को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब भारत ने कहा ऊर्जा की जरूरतों, दूसरा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करेंगे। ये रखा गया। ये भारत की वर्तमान परमाणु नीति की ये विशेषता है। इसके अलावा जो यहाँ पे तीसरा रखा गया कि हम कभी भी आगे से, यानी पहल, आगे से मतलब क्या होता है? पहल, आगे से परमाणु शक्ति का सैनिक उपयोग नहीं करेंगे जब तक कोई हमारे खिलाफ न कर दे, हमारे खिलाफ न कर दे। तो इस प्रकार से भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं में ये याद रख लीजिएगा
पहली, ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखने हुए भारत ने परमाणु नीति का एक नीति बनाई और अपने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु परीक्षण किया। दूसरा शांतिपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही परमाणु परीक्षण किया गया है भारत ने। ये अपने दोनों ही जो परीक्षण थे उसने अपने आप को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए घोषित कर दिया कि ये मैंने परमाणु परीक्षण किया है, अपने शांतिपूर्ण जरूरतों के लिए किया। और फिर बात नहीं कि हम कभी भी आगे से यानी पहल नहीं करेंगे परमाणु शक्ति को सैनिक शक्ति के रूप में यूज करने का, जब तक कि कोई दूसरा देश हमारे खिलाफ न करता है। इस प्रकार से भारत ने अपने इस अणु शक्ति के परीक्षण को शांतिपूर्ण करार दिया और अपने आप को एक सीमा तक रखने की कोशिश कर दी गई। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो भारत के ऊपर जब इस प्रकार से किया तो जो प्रभावशाली जो देश थे ना आगे वाले, उन्होंने कुछ सख्ती रखनी शुरू कर दी, भारत के ऊपर रोक लगा दी कि भारत में जबरदस्ती ये हमारे कहने के बावजूद ऐसा क्यों किया। तो भारत के ऊपर रोक भी लगाई थी, लेकिन भारत डटा रहा और अपने उद्देश्य को हासिल किया था। अब मैं देखो एक संधि आपको बता देता हूँ ताकि आप उसका ध्यान रखें। तो अगर देखा जाए 1995 में परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के, फिर क्या हुआ, देखो 1968 में जो विश्व के जो शक्तिशाली देशों ने जो अब भेदभाव वाली नीति अपनाई थी ना, तो भारत ने मानने से कहा कि जो भारत के और कभी भारत के ही ऐसे ही समक्ष जो देश थे उन्होंने भी अप्रसार संधि को मानने से इनकार कर दिया। तो फिर जो उन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि को 1995 तक अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया कि अब जब देखा जाएगा इस नीति को पूरी तरह थोप दिया जाएगा। इस प्रकार से फिर जो दूसरे शक्तिशाली देश थे उन्होंने एक और नई संधि बनाई थी, वह थी, ध्यान रखिएगा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, जिसका शॉर्ट नाम याद रखिएगा, शॉर्ट नेम है CTBT। तो ये एक संधि और लागू की गई कि इसकी तरह से परमाणु परीक्षण को है वो पूरी तरह बैन कर दिया जाए। परमाणु परीक्षण, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि मिस वर्ड हो गया है, परीक्षण प्रतिबंध, कि अब बड़े स्तर पर परमाणु परीक्षण है वो नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से बात की ये जो परमाणु नीति उसके बारे में आप जान चुके होंगे। मैंने मोस्ट ऑफ जो थिंग्स है वो आपको बता दी है और भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम कभी भी परमाणु शक्ति का आगे से हथियार के रूप में यूज नहीं करेंगे जब तक कोई और नहीं करता है। तो भारत ने अपने दोनों ही परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण और उद्देश्य और अपने ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही वचनबद्धता के साथ इस शक्ति का प्रयोग किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज इस क्लास में बड़ी क्लास हो, लेकिन मैंने रफ एंड टफ में और बहुत ही स्मूथ और इजी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, मजेदार तरीके से आपको ये क्लियर करवा दिया है। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास के लिए जुड़े रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ेगा, बढ़ेगा और नॉलेज शेयर करेगा वही उन्नति करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।